नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। आज डॉक्टर्स डे है, ऐसे में तमाम सारे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बेहद शुभकामनाएं। हमारे साथ डॉक्टर सैफ अली हैं, उनसे जानेंगे कि डॉक्टर्स डे आखिर मनाया क्यों जाता है और इस समय जो डॉक्टर्स की भूमिका है वो किस तरीके से काम कर रही है। डॉक्टर्स को पहले जो भगवान का रूप माने जाते थे, उनके साथ इस समय किस तरह का व्यवहार हो रहा है। क्या डॉक्टर्स से पेशेंट संतुष्ट हैं या फिर पेशेंट को भी अपने व्यवहार में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैम, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रवि जी। मेरा नमस्कार सबको। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम डॉक्टर्स डे 91 इंडिया में 1 जुलाई को बनाते हैं और ये शुरुआत हुई थी लगभग 1991 में। डॉक्टर बिदान थे वेस्ट बंगाल से, तो उनके बर्थडे वाले दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और वो फेमस डॉक्टर थे और आर्मी से रिलेशन फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए डॉक्टर्स डे बनाया गया। जैसे हम अपनी माताओं को ट्रिब्यूट देते हैं, मदर्स डे बनाया जाता है, ऐसे ही डॉक्टर्स को एक हमारा जो है कि आप ये बोलो कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए या उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स डे को बनाया गया है। तो डॉक्टर्स की आजकल हमारी सोसाइटी में मेन भूमिका ये रही है कि आपको कोई भी बीमारी होती है उससे बचाया जा सकता है। उसके अलावा आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ में इतनी एडवांसमेंट आ गई है। जैसे आप एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो आपको कितना बचाया जा सकता है। आपकी हेड इंजरी होती है, इंसान कितने दिनों तक कोमा में रहता है और उसको हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे के अंदर ब्रेन में स्वेलिंग कम होती है, तब तक हम उस बंदे की सांसों को बचा के रखते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जी सके। तो इतनी मेडिकल एडवांसमेंट आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा भरोसा रखें, क्योंकि डॉक्टर्स को आपने एक भगवान का दर्जा दिया है। तो देखो, भगवान भी हमारा एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, कभी सुख देता है तो कभी दुख देता है। तो डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है। ये नहीं है कि हम लोगों से गलती नहीं हो सकती है, हम लोग भी इंसान हैं, तो गलती होती है। देखो, जिसका टाइम जितना लिखा है उतना ही है। बस वो ये होता है कि हाँ, ज़रिया हम बन जाते हैं कि हाँ, डॉक्टर ने बचा लिया तो वाह 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 हो जाती है। अगर नहीं बचाया गया तो उसके घर पे या किसी उसके क्लिनिक पे, तो मैं ये कहूँगी दोनों चीज़ में पेशेंस रखिए कि हाँ, दोनों चीज़ होती हैं। देखो, हम भगवान से प्रे करें, सबसे ऊपर वाला भगवान, तो वो उसका दरिया हम लोग भी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, उसने हमें एक हथियार दिया, ज़रिया दिया कि हम लोगों के दर्द को, उनकी जान को बचा सके। जो तकलीफ़ है उन चीज़ को हम कम कर चुके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा विश्वास रखें, भरोसा रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो डॉक्टर आपको बचा भी सकता है, अगर नहीं बचा पाया तो उसके लिए भी उसका शुक्रिया गुजार करें। जिस तरीके से कोविड टाइम में डॉक्टर्स ने अपने एफर्ट्स दिखाए, उस समय जिस तरह की हालत थी उसको कंट्रोल में किया, तो ऐसे में आपकी किस तरह की भूमिका रही? आप किस तरीके से कोविड टाइम में लोगों के लिए समर्पित रहे? मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो डॉक्टर्स उस टाइम क्या हो रहा था, डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को हाथ लगाते हुए डर रहे थे। लेकिन देखो, हमारा जो हमने एक एथिकल, हमारा जो हमने एक ओथ ली है कि हाँ, पेशेंट्स को बचाना है, तो उसको सबसे पहले रखा और अपने परिवार को सेकंड नंबर पे रखा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि देखो, उसके बाद भी, कोविड के बाद भी आज भी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, किसी की मांसपेशियाँ टाइट हो रही है। ये सब कोविड की कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं इस टाइम पे। उस टाइम ने हमारा जो सबसे ज़्यादा रोल रहा, जिसमें पहले लोग सांस नहीं लेते थे, तो सबसे पहले डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बताई गई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ से शुरू हुई? वो एक फिजियोथेरेपी का पार्ट था कि सांस कैसे लिया जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली भी जो हम सांस लेते हैं ना, हम पेट को फुलाते हैं, हम छाती को नहीं फुलाते हैं। तो कोविड में यही था। कोविड क्या कर रहा था, आपके जो फेफड़े थे उसको सिकोड़ रहा था। तो उसको बढ़ाने के लिए जितनी आप
एक गुब्बारा है, गुब्बारे में जितनी हवा भरोगे उतना बड़ा होगा। तो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और उसके बाद लोग घर में बैठे बैठे बेचारे मूव नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ रही थी, तो ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू हमने एक्सरसाइज बताई, आप ये कीजिए। उसके बाद बैठे रहने से किसी की कमर दर्द हो रही थी, तो डिजीज़ स्पेसिफिक भी बीमारी की जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग बाहर भी नहीं निकल रहे थे, तो कुछ एक्सरसाइज हमने बता के उस चीज़ को कम किया गया। तो फिजियोथेरेपी का मेन पार्ट ये रहा। उसके बाद कोविड ख़त्म होने के बाद, अगर किसी को कोविड हुआ है और उसके बाद भी उसको बहुत दिक्कतें आई, कई बार 3-4 महीने भी लग गए उसको रिकवर होने में, क्योंकि कोविड ने सिर्फ फेफड़ों पे नहीं पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट किया है। जिस तरीके से आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो कहाँ से एजुकेशन ली, कितने साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस समय कहाँ आप कार्यरत हैं? देखो, मैंने शुरुआत की थी 2007 में। अपनी जो ग्रेजुएशन है, जिसे हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बोलते हैं, वो मैंने की थी देहरादून से। फिर हमारा इंटर्नशिप होता है, वो मैंने की थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। उसके बाद जो मास्टर्स की और कुछ टाइम के लिए पीएचडी की, वो थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। और उसके बाद हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि आजकल पेशेंट्स हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो आपको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम छोटे छोटे कोर्स, कभी 6 मंथ्स, कभी कहाँ, कभी बाहर जाते हैं, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आजकल मेडिकल में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है। पहले चीड़ फाड़ के सर्जरी की जाती थी, अब क्या करते हैं, दूरबीन का ऑपरेशन किया, ख़त्म कहानी। ऐसे ही फिजियोथेरेपी में बदलाव आया है। पहले सिर्फ एक करंट पे, ट्रैक्शन पे, आज भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं SWD, हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं, इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है। तो कभी कहीं जाना पड़ता है कुछ करने के लिए, अच्छा आज यहाँ से ये चीज़ मिल रही है, ये कर लो। क्योंकि हमने क्या है, क्योंकि सबसे डिमांड कहाँ से आती है, क्योंकि हमारा पेशेंट हमसे ये चीज़ मांग रहा है, तो पेशेंट हमारा टीचर है, हम स्टूडेंट हैं, हमें उनसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बीमारी 10 चीज़ें अलग अलग पेशेंट में अलग अलग चीज़ दिखाती है। तो हमें पेशेंट से भी सीखना पड़ता है, कहीं बहुत जगह जाना पड़ता है। और इस टाइम मैं जहाँ पे हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक है हीलिंग पाथ के नाम से, सेक्टर 45 में। मैम, किस किस तरह के पेशेंट इस समय आ रहे हैं, इस मौसम को देखते हुए किस तरह के पेशेंट के ज़्यादा आ रहे हैं? इस टाइम पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, मोस्टली आ रहे हैं कमर दर्द के पेशेंट्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि बॉडी में जकड़न हो रही है, मौसम चेंज है, कभी एसी में, कभी कुछ में। अगर हम सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, आप पानी नहीं पीते हो, दिन में 1 लीटर पानी पीते हो, एसी में बैठे रहो, प्यास तो लगेगी नहीं, पसीना आएगा नहीं। अब बॉडी को चलाने के लिए हमारी बॉडी 72% से पानी से बनी है, कहाँ से आएगा? सारी मांसपेशियों में से खिंच खिंच के पानी आता है। उसकी वजह से जब आप सुबह उठते हो, लगता है कि जकड़न हो रही है बॉडी में, लगता है बीमारी हो रही है, बीमारी नहीं हो रही है, वो पानी की कमी है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि पहले हम नलके का पानी, हैंडपम्प का पानी पीते थे, जिसमें हमारी मिट्टी के कुछ तत्व आते थे। आजकल पहले तो हम क्या करते हैं, RO से वो बेचारा सब कुछ निकाल देते हैं। तो हमारी मांसपेशियों का जो मेन खाना है, आपका खाना, बॉडी का खाना है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। इलेक्ट्रॉल आता है, ORS बोलते हैं हम, जिसे प्लेन WHO, मोस्टली हम उसको देते हैं लूज़ मोशन में। आप उसको क्या कर सकते हैं, डेली 1 गिलास पानी में 2 चम्मच घोल के रोज़ पीने का। इससे तो पानी भी जाएगा और आपको बॉडी को जो चलाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना, खाना खाया ग्लूकोज मिलेगा, बॉडी चलेगी किससे, मांसपेशियाँ चलेंगी किससे, उस बेचारों को सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत टाइप के आयन है, वो चाहिए। तो आप इलेक्ट्रॉल पीजिए, इससे थोड़ी सी जकड़न कम होगी आपकी बॉडी में, और पानी जितना पिएंगे आपको उतनी प्रॉब्लम कम होगी। जिस तरीके से बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, इस तरह की परेशानियां अधिकतर बढ़ती उम्र के साथ आती रहती हैं, तो उनके इलाज के लिए उनके प्रॉपर एक्सरसाइज किस तरह की जाए? इसका एक स्पेसिफिक फील्ड है फिजियोथेरेपी में, जिसको हम जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, या फिर हम वुमेंस हेल्थ रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, जिसे पीरियड्स बंद होने के बाद उसके लिए हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराते हैं। देखो, हम एक मशीन है, मशीन में ग्रीस डालनी पड़ेगी। आप गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाते हैं, तो आपको अपनी बॉडी की सर्विस भी करानी पड़ेगी। एज है, ये चीज़ मानने लग पड़ेगी कि एज के साथ साथ घिसाव आता है बॉडी में। बेचारे
सारे जॉइंट्स भी घिसते हैं, रगड़ लगती है, आर्थराइटिस जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो, तो उन सब का प्रिवेंशन, सी डॉक्टर्स बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन, आपकी एज हो गई है, सी आपकी एज के अकॉर्डिंग आप सब एक जैसे नहीं है, किसी ना किसी को प्रॉब्लम होती है, तो ये सब एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान किया जाता है उन सब के लिए, ताकि जितनी प्रॉब्लम आ गई है वो आगे बढ़े नहीं। जैसे घुटना ख़राब होना शुरू हो रहा है, इतनी नौबत ना आए कि रिप्लेसमेंट करानी पड़े, क्योंकि रिप्लेसमेंट कराने के लिए भी फिजियोथेरेपी चाहिए, तो पहले ही उसको टाइम से पकड़ लो और बचाव कर लो। तो एक स्पेसिफिक फील्ड है जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। लोग आते हैं हमारे पास और जैसे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, लेडीज़ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक प्लान है, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज है। तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिना क्या होता है, आप यूट्यूब देखते हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें क्या है, सब कुछ गूगल मामा जो है कि इतनी सारी बता देगा, आप बोलोगे कि मेरी गर्दन में दर्द है, उसमें 10 एक्सरसाइज है, आपके लिए कौन सी अच्छी है? जब तक आपको कोई बंदा असेस नहीं करेगा, अच्छा इधर इस मांसपेशियों में दिक्कत है, इसकी चाहिए एक्सरसाइज, उसमें बताएगा इसकी कर लोगे, फिर कोई और काम भी ख़राब हो जाता है। अगर तुक्का लग गया तो काम ठीक भी हो जाता है। तो उसके लिए फ़िज़िकल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले असेसमेंट कीजिए अपना कि कितनी मूवमेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम हाथ पूरा गर्दन, हम सारा दिन आजकल इसी पॉस्चर में है। घुटनों की तकलीफ़ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम इसी में बैठे रहते हैं। पहले हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे तो नीचे बैठ के पूरा घुटना मुड़ता था। ठीक है, ये चीज़ है भगवान ने इतना मोड़ने के दिया है। अब इंडियन टॉयलेट में जाते हैं, सिर्फ इतना मुड़ता है, इतना तो रह गया बेचारा, यहाँ से फिर जाम होना शुरू होता है, फिर घुटना जल्दी ख़राब हो रहे हैं। आजकल बोल रहे हैं गर्दन, बेचारा मोबाइल हम ऐसे देख रहे हैं, भगवान ने इधर ये नॉर्मल पोजीशन बनाई है कि इसमें ज़्यादा काम करो, ना ऐसे ना ऐसे। हम ऐसे करते हैं, फिर गर्दन में सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल के अंदर 100 बीमारियाँ आती हैं, पहले उसको चेक कराओ कौन सी है भाई, फिर एक्सरसाइज करो या कुछ जो भी प्लान करना है, योगा करना है। देखो एक्सरसाइज मतलब इसमें पहले फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आपका पूरा हाथ पैर मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है। उसके बाद आता है आपकी स्ट्रेंथनिंग, किस मांसपेशियों में दिक्कत है, उसमें पहले अपना बॉडी का वज़न लेके स्ट्रेंथ किया जाए, बाद में आप जिम जाओ, डंबल उठाओ, कुछ मर्जी करो। फिर उसके बाद आता है आपकी हार्ट की एक्सरसाइज, आपके हार्ट को कैसे सही रखा जाए। तो ये स्टेप होते हैं हमारे। अगर स्पोर्ट्स वाला पर्सन है तो उसका अलग है। तो ये सब कुछ एक प्लान, बंदा आएगा, उसको असेसमेंट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग है हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपका घुटना और नहीं ख़राब हो, आपकी कमर में दर्द नहीं बढ़े। अच्छा, आपको बैठना है, कॉर्पोरेट्स वाले हैं जैसे, उनका क्या होता है, सिटिंग ज़्यादा है, पैसा सबको कमाना है, एक्सरसाइज करने का काम है, टाइम नहीं है, तो उनको लोगों को क्या बोला जाता है, भैया आके ग्रीस डलवा लो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़वा लो। और वो चीज़ वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं नहीं है। पहले लोग मसाज कराते थे, क्यों कराते थे, अभी भी जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए। नहीं है टाइम, सैटरडे संडे आपके पास छुट्टी होती है, आप एक्सरसाइज का टाइम निकालिए या थोड़ी सी ग्रीस आके डलवा लीजिए। तो ये चीज़ है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आपकी बॉडी है तब तक आप हो, तब तक आपको कोई पूछेगा, तब तक आप सारे काम कर सकोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे, और लाइफ में हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की मैम। कोई और मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, पॉस्चर कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारी बॉडी खुद एक पॉस्चर अडॉप्ट करती है काम करने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको पॉस्चर करेक्शन करूँ, अब 2 घंटे तक ऐसे सीधे बैठोगे, 2 घंटे के बाद सीधा ऐसे हो जाओगे। तो अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करो। एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। टाइम से हर बीमारी का इलाज शुरू कीजिए। अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो किसी एक्सपर्ट से मिलिए, क्यों दर्द हो रहा है। अननेसेसरी, देखो हम भी देखते हैं आजकल क्या है, दवाई डॉक्टर बाद में लिखता है, पहले तो उसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं हम। तो हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है बने हैं, सब चीज़ बनी है। अब खाना बना है, अब खाना है, राजमा है, राजमा खाएंगे गैस बन जाएगी, फिर भी हम लोग खाते हैं।
तब दवाई है, साइड इफ़ेक्ट है तो मना कर देते हैं नहीं खानी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैम, डॉक्टर्स डे के ऊपर उपलक्ष्य में आज कुछ मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने पेशेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो वो भरोसा देते हैं उसी से हम ग्रो करते हैं, उसी से सीखते हैं। ये मैसेज मेरी तरफ से नहीं, ये पूरी एक डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से है कि थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस, कि जो हमें आपने भगवान का दर्जा दिया है, आपका जो हमारे ऊपर ट्रस्ट है हम उसे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सैफ अली, जिन्होंने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में विशेष दी हैं और पेशेंट्स के लिए भी एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया है। तो ऐसे ही और विशेष शख्सियत और विशेष डॉक्टर्स से आपको रूबरू कराते रहेंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।